मंडल कमीशन लागू होया तो मंडल कमीशन की टोटल रिकमेंडेशंस 13 है, उसमें से खाली 27% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वो एक ही एक्सेप्ट हुई है। पिछड़ों को जमीन दिलवाने के मामले में आज तक मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ है। अब कई सारी बातें भूलते भी चले जा रहे हैं। मंडल कमीशन मतलब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और नौकरी, इसमें 27% आरक्षण मतलब पूरा मंडल नहीं है। अब सवर्ण हमें आरक्षण दे न दे, लेकिन बैकवर्ड सवर्ण को आरक्षण दे सकता है। ये भी मिसाल कर्पूरी ठाकुर की है। महिला आरक्षण की बात तब तक कोई संविधान में बदलाव नहीं हुआ था। 3% उन्होंने आरक्षण महिलाओं को दिया उस वक्त, और ईडब्ल्यूएस तो अभी आ गया मोदी जी के जमाने में 3%। तो कर्पूरी जी ने उस वक्त अगड़े लोगों में पिछड़े हैं, फॉरवर्ड लोगों में जो बैकवर्ड है उनके लिए भी 3% दिया। 8-20% मंडल के पहले अगर आरक्षण इस देश में देने वाला कोई सीएम है तो वो कर्पूरी ठाकुर जी। बहुजन समाज के लिए आरक्षण की पहल सबसे पहले अगर किसी ने की तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने की। तो हमारे आरक्षण के जन्मदाता अगर कोई है तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले है। कल महात्मा ज्योतिबा फुले की डेथ एनिवर्सरी थी, तो सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले, संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, आदरणीय नेता कर्पूरी ठाकुर साहब, बहुजन समाज के सारे तमाम जिन्होंने बहुजन आंदोलन को एक नई दिशा दी, गति दी, उन सभी को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के सर्व प्रमुख आयोजक जिनके कहने पर मैं यहाँ पहुँचा, वो आदरणीय हमारे सूर्य नारायण जी, हमारे एडवोकेट ठाकुर बिहार के मंच पर विराजमान, ऑल द मेंबर्स मंच पर विराजमान, हमारे आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के कई साथी, राजस्थान से चलकर आए हुए हमारे साथी डॉक्टर बेलाराम जी, और आप सभी साथियों जिस मकसद से इस हॉल में मौजूद है, तो चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश के वर्मा जी बहुत सालों के बाद मिले हैं, क्योंकि हम शुरू के सारे कांशीराम जी के तालीम में तैयार हुए लोग हैं। चाहे हमारे नारगोनी जी हो, हमारे वर्मा साहब सामने बैठे हैं, तो कई सारे साथी यहाँ नज़र आ रहे। तो चंद बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले तो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला क्या है, और वो समझने के लिए थोड़ा बहुत ये आरक्षण की मूवमेंट किस तरह से चली, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आरक्षण के फ्रंट में सबसे पहले अग्रणी रहने वाले 2 स्टेट साउथ में रहे, एक तो तमिलनाडु रहा और दूसरा महाराष्ट्र रहा। ओरिजिनली तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना ये सब मद्रास प्रोविंस में थे, इसलिए वो साउथ इंडिया की आरक्षण मूवमेंट कहते हैं। महाराष्ट्र वैसे साउथ इंडिया में ना नॉर्थ इंडिया में गिना जाता है, वो बीच में है। लेकिन सबसे पहले अभी सभी लोगों को याद रखना होगा, बहुजन समाज के लिए आरक्षण की पहल सबसे पहले अगर किसी ने की तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने की। तो हमारे आरक्षण के जन्मदाता अगर कोई है तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले है। और महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवन चारिणी आप जानते होंगे। महाराष्ट्र से ओबीसी माली समाज से आए, बाबा साहब ने उनको गुरु माना, और उसके बाद फिर हमें साउथ इंडिया में जाना पड़ता है। साउथ इंडिया में जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चला,
जिसके कारण एक नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो आया था 1812 में। और आप लोगों को जानकर ये बहुत लोगों को हैरानी होगी कि साउथ इंडिया का मद्रास प्रोविंस में अंग्रेज़ों के ज़माने में प्रोविंस का एक काउंसिल होता था, उसको इंपीरियल काउंसिल कहते थे। और उस इंपीरियल काउंसिल के सातों मेंबर हमेशा ब्राह्मण होते थे। तो साउथ इंडियन लिबरेशन मूवमेंट जो चली, उन्होंने कहा यार हमारी आबादी इतनी है और हमारा एक भी आदमी मेंबर नहीं बनता। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने सबसे पहले एक डॉक्टर टीएम नायर थे। टीएम नायर को अगर आप गूगल करोगे, माधवन नायर, टीएम नायर, तो उनको गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये टीएम नायर ये मैसूर स्टेट के राजा के फिजिशियन थे। और ये टीएम नायर को उन्होंने पहली बार बैकवर्ड क्लास का कैंडिडेट इंपीरियल काउंसिल के लिए खड़ा किया। वो हार गई, लेकिन हारने के बाद साउथ इंडिया में आरक्षण की परंपरा इतनी तेजी से चली, जिसको बाद में कई मद्रास प्रोविंसेस के लीडर ने टेक ओवर किया। उसमें अन्नादुराई रही, ये नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो के लेकर दूसरे साथी ओबीसी के रहे। पेरियार जी तब तक कांग्रेस में है, 1925 में पेरियार जी बाहर आते हैं। तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट में ये बाकी साथियों ने आगे बढ़ाया। इसी के चलते 1920 में मद्रास प्रोविंस में पहली नॉन ब्राह्मण गवर्नमेंट बनी, 1920 में। और 1920 में सबसे पहले भारत में चुनी हुई सरकारें द्वारा रिजर्वेशन का आदेश, ऑर्डर अगर किसी ने निकाला तो 1920 की सरकार ने मद्रास प्रोविंस में। उसके पहले जो भी आरक्षण दिया तो राजा महाराजा थे, जैसे शाहू जी महाराज थे। शाहू जी महाराज ने महाराष्ट्र में 1902 में दिया। मैसूर के राजा कृष्णदेवराव वड़ियार, इन्होंने 75% मैसूर में दिया। तो ये दो राजाओं को छोड़कर चुनी हुई सरकार अगर किसी ने पहला आरक्षण दिया तो हमें तमिलनाडु मद्रास प्रोविंस में जो नॉन ब्राह्मण गवर्नमेंट बनी उसको 1920 में मिला। और वो जो लगातार कारवां चला उसको संविधान में परिवर्तित हुआ, जिसका जिक्र हमारे साथी नारगोनी जी ने किया कि 1932 में फिर बाबा साहब ने उसको नए आयाम दिए। बाबा साहब के बाद जो संविधान सामने आया तो फिर कर्पूरी ठाकुर जी का फॉर्मूला क्या है उसके ऊपर मैं सीधा आता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी का फॉर्मूला ये है कि आपको मालूम होगा कि 75-76 के बाद मुंगेरी लाल कमीशन अपॉइंट हुई थी बिहार में। पिछड़े लोगों के लिए क्या करना चाहिए, ये मंडल की पहले की बात है। मुंगेरी लाल कमीशन को इस तरह अपॉइंटमेंट किया था कि पिछड़े लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए क्या करना चाहिए, और उसकी एक रिपोर्ट आई थी। और वो जब रिपोर्ट आई तो कर्पूरी ठाकुर उस वक्त कम समय के लिए सीएम बने थे, और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने पिछड़ों के लिए, एससी एसटी का तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, एससी एसटी का संवैधानिक आरक्षण है, लेकिन ओबीसी के लिए संवैधानिक आरक्षण तब तक नहीं था। ओबीसी के लिए 340 जो संविधान में धारा थी, आर्टिकल 340, उसका क्या हाल हो गया आप अच्छी तरह से जानते हैं। पहला काका कालेलकर कमीशन हुआ, उसका क्या हाल हुआ। और फिर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का जब अपॉइंटमेंट आती है 78 में, तो उसकी रिपोर्ट आती है 82 में, 10 साल के बाद, और लागू होता है 92 मंडल जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के। तो उसके पहले कर्पूरी ठाकुर का एक बड़ा योगदान है कि पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अपने स्टेट में जो करने का काम है उसका क्रेडिट कर्पूरी ठाकुर जी को जाता है। अब उस वक्त का फॉर्मूला जो उन्होंने पिछड़ों के लिए 26% का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था, तो ये 26 में हमारे नारगोनी जी ने थोड़ा उसकी हिंट किया। 26 में उन्होंने 12% ओबीसी के लिए दिया और 8% एमबीसी को दिया। अब एमबीसी कुछ स्टेटों में कैटेगरी है,
सारे स्टेटों में नहीं है। आज भी सारे स्टेटों में एमबीसी कैटेगरी नहीं है। तो 12 और 8 20% मंडल के पहले अगर आरक्षण इस देश में देने वाला कोई सीएम है तो वो कर्पूरी ठाकुर जी। महिला आरक्षण की बात तब तक कोई संविधान में बदलाव नहीं हुआ था। 3% उन्होंने आरक्षण महिलाओं को दिया उस वक्त, और ईडब्ल्यूएस तो अभी आ गया मोदी जी के जमाने में 3%। तो कर्पूरी जी ने उस वक्त अगड़े लोगों में पिछड़े हैं, फॉरवर्ड लोगों में जो बैकवर्ड है, उनके लिए भी 3% दिया। अब सवर्ण हमें आरक्षण दे न दे, लेकिन बैकवर्ड सवर्ण को आरक्षण दे सकता है, यह भी मिसाल कर्पूरी ठाकुर की है। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट किया उसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है कि आज भी हम 2025 में ओबीसी की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया उसमें 3 प्रमुख कारण हैं। एक हिंदू कोड बिल है, एक फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी है, और तीसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए नेहरू की सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये कारण था। इसके बाद में काका कालेलकर कमीशन आया, वो आप जानते हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आज मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी, अच्छा मंडल कमीशन लागू होया तो मंडल कमीशन की टोटल रिकमेंडेशंस 13 है, उसमें से खाली 27% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वो एक ही एक्सेप्ट हुई है। पिछड़ों को जमीन दिलवाने के मामले में आज तक मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ है। अब कई सारी बातें भूलते भी चले जा रहे हैं। मंडल कमीशन मतलब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और नौकरी, इसमें 27% आरक्षण मतलब पूरा मंडल नहीं है। पूरा मंडल मतलब जमीन बंटवारे से लेकर कई सारे मामले हैं, वो सिफारिशें आज तक किसी सरकारों ने लागू नहीं की या उसके लिए और किसी हमारे नेताओं ने आंदोलन भी नहीं किया। अब इसमें कांशीराम जी का एक पड़ाव आता है जिसको नारगोनी साहब ने कहा, वर्मा जी बैठे और सूर्यनारायण जी, पूरा मालूम भाई। कांशीराम जी ने 1982 में इस दिल्ली में, तब कोई पार्टी नहीं बनी थी, बीएसपी नहीं बनी थी, 82 में तब चौधरी ब्रह्म प्रकाश, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश, चंद्रजीत यादव, कई सारे ओबीसी के नेताओं को लेकर इसी दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी और उसका सब्जेक्ट था ओबीसी की समस्या, देश की समस्या। ओबीसी की समस्या, देश की समस्या। ओबीसी की समस्या क्यों देश की समस्या? क्योंकि देश में ओबीसी सबसे बड़ी तादाद में है और इसलिए सबसे बड़े तादाद वाले लोगों की समस्या वही देश की समस्या। इसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, यस, नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के नाम से। लेकिन आज जो हाल है, आज जो हम सोच रहे हैं कि ओबीसी के बारे में करें तो क्या करें, कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए। बाबा साहब ने संविधान में पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के बाद खत्म होना चाहिए, ये बात रखी थी। जो पूना पैक्ट हुआ कांग्रेस और बाबा साहब के बीच में, वो खत्म होना चाहिए, इसलिए 1946 से लेकर 1949 तक 3 साल बाबा साहब जब जिंदा थे तब 3 साल वो आंदोलन चला था। कारण ये था कि रिजर्वेशन सीट के ऊपर जो बेचारे चुन के जाते हैं वो अपने समाज का ध्यान कम रखते हैं, अपने पार्टी का ध्यान ज़्यादा रखते हैं। और इसलिए आज भी एससी के 84 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एसटी के 47 है। हमारे वेलाराम जी राजस्थान से एसटी समुदाय से, 47 आदिवासी के हैं, 84 एससी के हैं। हम ये तो नहीं कहते कि सारे के सारे गलत है, हम ये भी नहीं कहते कि सारे के सारे खराब है, लेकिन मेजॉरिटी तो खराब है। और मेजॉरिटी खराब क्यों है? क्योंकि हमारे
रिजर्व सीट पे चुने गए नेता लोग अपने अपने पार्टी के पॉलिटिकल गुलाम होते हैं, पॉलिटिकल स्लेव होते हैं, और वो अपना बोझ ढोने में लगे रहते हैं। और हमारी बातें, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, बात क्लियर कट है। देखो, एससी के हर साल एससी कमीशन का रिपोर्ट आता है। पहले हम सुनते थे एससी कमीशन का रिपोर्ट पार्लियामेंट के सदन पे रखा, एसटी कमीशन का रिपोर्ट पार्लियामेंट के सदन पे रखा, बैकवर्ड क्लास कमीशन का रिपोर्ट पार्लियामेंट के सदन पे रखा, उसके ऊपर चर्चा हुई। पिछले 10 साल में अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि एससी कमीशन का रिपोर्ट पार्लियामेंट में चर्चा हुई, एसटी कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा हुई, या ओबीसी के कमीशन के रिपोर्ट पर कभी चर्चा हुई? ये संवैधानिक प्रावधान है। इसके बावजूद और हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद अगर उसकी डिस्कशन भी नहीं होती तो फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने का सवाल कहाँ है? आज दूसरी एक बात है, आरक्षण का मकसद क्या है? बाबा साहब ने 1954 में, जब वो राज्यसभा के मेंबर थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के मेंबर थे, तो उनका एक भाषण है 54 का। बाबा साहब ने कहा, आरक्षण के पीछे मेरे 2 मकसद है। एक, आरक्षण के बहाने ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जाति में बटे हुए लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इट विल बी अ जर्नी फ्रॉम कास्ट टू क्लास। और लगभग हो गए थे। आज भी हम कभी कभी इकट्ठे होते, वो क्लास है, हम जाति को पीछे छोड़ कर आते हैं, या एससी एसटी कोई छोड़ कर आता है, क्योंकि हम सारे बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। तो आरक्षण के लिए कम से कम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये बाबा साहब की पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि आरक्षण के कारण इनको शासन प्रशासन में हिस्सेदारी और भागीदारी दिलवाना मेरा काम है। ये कोई रोजी रोटी का मामला नहीं। इसको कांशीराम साहब ने बार बार जिंदगी भर कहा। अब उल्टी गंगा हो रही है। अब गंगा उल्टी क्या हो रही है? जिस आरक्षण के कारण हम लोग इकट्ठे आ रहे थे, अब उसी आरक्षण का हथियार बनाकर हमें डिवाइड करने की प्रोसेस चल रही है। हमें बंटवारा करने की बात हो रही है। और बंटवारा किस लेवल पे? अब जैसे केंद्र सरकार के माध्यम से रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है। रोहिणी कमीशन, जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। कब आएगी पता नहीं, कभी भी आ सकती है। रोहिणी कमीशन से होगा क्या? मंडल कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ओबीसी को 2 फाड़ में बांट दिया, एक फॉरवर्ड ओबीसी और एक बैकवर्ड ओबीसी। 2 टुकड़े हो गए ओबीसी, एक इकट्ठा ओबीसी 2 फाड़ हो गया। अब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अगर लागू होगी, जो सरकार की मंशा है, अगर वो हो गई थी, ओबीसी के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, जो आज इकट्ठा बड़ी तादाद में ओबीसी है, उसके 4 टुकड़े किए जाएंगे आरक्षण के नाम पर, और उसमें यह कहा जाएगा कि ये बहुत पिछड़ा है, बहुत अति पिछड़ा है, बहुत अति पिछड़ा है, इसके लिए इसको अलग आरक्षण दे दो। और ऐसे 4 डिब्बे बनाए जाएंगे, और 4 डिब्बों में सबसे बड़ा डब्बा होगा, उसमें हम सारे लोग घुसने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। ये सिर्फ ओबीसी के बारे में नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 का फैसला जस्टिस गवई साहब ने दिया, जाते जाते दिया, और उस फैसला में उन्होंने कहा कि एससी एसटी का भी इसी तरह से बाइफर्केशन हो। तो एसटी का भी बाइफर्केशन, एससी का भी बाइफर्केशन, और इनको क्रिमिलेयर भी लगाओ। गवई हालांकि शेड्यूल कास्ट के हैं, गवई नाम के हमारे महाराष्ट्र में पॉलिटिकल लीडर थे, उनका वो लड़का है। अब उन्होंने कहा कि एससी एसटी का बाइफर्केशन करो और उनको क्रिमिलेयर लगाओ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का 13 जजों का फैसला है कि एससी एसटी को क्रिमिलेयर नहीं लगाया जा सकता, फिर भी एक 3 जजों के खंडपीठ ने कहा कि इनको क्रिमिलेयर लगाओ। अब ओबीसी को वही 2 फाड़ में बांटा और क्रिमिलेयर लगाया, 2 टुकड़ों में बांटा और क्रिमिलेयर भी लगाया। अब क्रिमिलेयर लगाने से ओबीसी से लगभग 60% ओबीसी आरक्षण के बाहर हो गए। क्या कारण दिया? कारण दिया
कि पिछड़ों को मिलना चाहिए। अब सवाल है कि नौकरियां कितनी है, सरकारी शिक्षा फ्री कितनी है, कितना बेनिफिट होता है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। प्राइवेटाइजेशन कितना है, फिर कॉन्ट्रैक्टर जो मेथड है वो कितने हैं, इसके ऊपर कोई सोचता नहीं है। लेकिन आरक्षण के नाम पे बंदर बाट है। आखिरी मुद्दा बता रहा हूं, हमारे महाराष्ट्र में मराठा है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, बॉम्बे में रहता हूँ। मराठा का आरक्षण बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट किया, फिर भी महाराष्ट्र की मराठा सरकार कहती है कि हम मराठा को आरक्षण देंगे। बिहार में भी रिजेक्ट कर, अब वही चल रहा है। अब दूसरी बात देखो, महाराष्ट्र में ओबीसी की संख्या ज्यादा है, पिछड़ों की, मराठा की कम है। लेकिन मराठा कम्युनिटी को पिछड़ों के इसके अंदर डालने के लिए महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है। तो जो रियल ओबीसी है वो बाहर चला जाएगा और जो नकली ओबीसी है वो अंदर आ जाएगा। जो झारखंड में लड़ाई ट्राइबल को लेकर कोई कुर्मी अंदर आने की ट्राइबल ग्रुप में कोशिश कर रहा है और 26% जो ओरिजिनल ट्राइबल है वो बाहर जाएगा। ये इस तरह की नीतियां और घटना में देश में चल रही है। सवाल ये है कि हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जितने भी नेता है वो इसको लेकर कितने जागरूक है, कितने अपने पैरों पर खड़े हैं, कितने आंदोलन और संघर्ष करने की ताकत रखते हैं, कितने सरकार के खिलाफ हिम्मत से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। और अगर ये नहीं रखते होंगे तो फिर आरक्षण के नाम पर कुछ छोटी मोटी बातें करते रहेंगे। सरकार भी चुनाव में लॉलीपॉप देती रहेगी, जैसे गुजरात में पटेलों को दिया था, राजस्थान दिल्ली में जाट को दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक 2010-15 का फैसला आया, सबका कट हो गया। तो इन बातों के ऊपर हमने गंभीरता से सोचना चाहिए। और इसलिए मैं सूर्य नारायण हमारे ठाकुर साहब इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पूरा जो बदला हुआ आरक्षण का कैनवास है उसके ऊपर एक एक स्टेट से गिने चुने हुए लोगों की 2 दिन की वर्कशॉप रखी है। उनको समझना चाहिए पूरा मामला, उसमें कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से हमको इस सारे विषय को समझना चाहिए। तब हम इस एजेंडे को बड़े ताकत के साथ एक मूवमेंट के रूप में आगे ले जा सकते हैं। ऐसी आपसे उम्मीद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय